नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, यह चैनल का उद्देश्य प्रबंधन शास्त्र और मुख्यतः पर्यावरण सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य प्रबंधन के शिक्षा प्रशिक्षण के उच्च कोटि के मापदंड प्रस्तुत करना है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं सीरीज व्यावसायिक स्वास्थ्य प्रबंधन संभाषण 4। ये व्यावसायिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता ये विषय का चौथा भाग है। 5 भागों में से चौथा भाग है, जिसमें हम रासायनिक और जैविक खतरों के बारे में चर्चा करेंगे। तो रासायनिक खतरे क्या है? वे गैस, तरल या ठोस के रूप में हानिकारक रसायन हो सकते हैं। तो हमने देखा है शुरुआती संभाषणों में कि आज हम जो प्रोडक्ट यूज करते हैं, जो फैक्ट्रियों में बनते हैं, तो उसमें कई बार और कई जगह पर हैजार्डस केमिकल, हानिकारक रसायन का भी प्रयोग होता है। और वो तीनों स्टेट में, जैसे कि गैस, लिक्विड और सॉलिड, गैस, तरल या ठोस रूप में हानिकारक रसायन उपस्थित हो सकते हैं। हम उसका यूज भी करते हैं। आमतौर पर प्रक्रिया के दौरान वे धूल, धुएं, वाष्प, गैसों और धुंध के रूप में विकसित हो सकते हैं। तो देयर कैन बी इमिशन ऑफ गैसेस, डस्ट, धुएं मीन स्मोक और फ्यूम्स। ये अलग अलग रूप में धूल, धुआं, वाष्प, गैस इसके रूप में निकल सकते हैं बाहर, जो भी प्रक्रिया है उसमें से। जैसे कोई क्वेरी है, तो क्वेरी में हम जब क्रशिंग करते हैं पत्थर का, तो उसमें से धूल निकलती है। जो बॉयलर चलाते हैं तो उसमें से धुआं निकलता है। कोई ऐसी प्रोसेस होती है उसमें स्टीम बाहर आती है, क्या स्टीम का प्रयोग करना पड़ता है, या अलग अलग टाइप के, जैसे कि भी H2S है, SO2 है, क्लोरीन है, वो निकल सकता है बाहर वो प्रक्रिया में से। वे शुद्ध रूप, मिश्रण या एरोसॉल में भी हो सकते हैं। वो प्योर फॉर्म में होंगे, अलग अलग गैसों का मिश्रण भी हो सकता है, और एरोसॉल भी हो सकता है। धुआं एक प्रकार का एरोसॉल है। जब वे विभिन्न मार्गों से आपके शरीर में प्रवेश करते हैं, तो वे विषाक्तता मीन्स टॉक्सिसिटी, जोखिम के स्तर और जोखिम के प्रकार के आधार पर अलग अलग डिग्री तक व्यक्ति के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। तो ये सब जो हैजार्डस केमिकल्स है, वो अलग अलग मार्ग से हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, और उनकी जो टॉक्सिसिटी होती है, विषाक्तता होती है, और उनकी जो रिस्क होती है, उसका जो स्तर होता है जोखिम का, तो वो अलग अलग प्रकार का हो सकता है, और अलग अलग प्रकार का प्रभाव वो व्यक्ति के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। यानी चाहे यह कम समय का जोखिम हो या लंबे समय का जोखिम हो, मीन्स वो उसको हम एक्यूट इफेक्ट बोलते हैं, या एक्यूट रिस्क बोल सकते हैं, या वो लंबे समय की जोखिम, उसको हम क्रॉनिक एक्सपोजर, एक्यूट एक्सपोजर और क्रॉनिक एक्सपोजर बोल सकते हैं। मीन्स दोनों में से कुछ हो सकता है। इधर वो एक्यूट एक्सपोजर भी हो सकता है, या वो क्रॉनिक एक्सपोजर भी हो सकता है, और उसका जो दुष्परिणाम है वो भी अलग अलग स्तर का हो सकता है। ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। और इंडस्ट्री में ऐसे हजारों रसायन जिनका उपयोग उद्योग में किया जाता है, इन्हें इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। पहला वर्ग है सॉल्वेंट्स। उसमें बेंजीन, टोल्यून, जाइलिन, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि सॉल्वेंट्स हो सकते हैं। सॉल्वेंट्स और भी है, ये एग्जाम्पल है उसके जो यूज में होते हैं, इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं। विस्फोटक है, जैसे TNT, ट्राइनाइट्रोटोल्यून, और उसमें बारूद बनती है। संक्षारक या कोरोसिव रसायन, जैसे कि आम्ल, एसिड्स, क्षार, सॉल्ट्स, और एसिडिक गैसेस, आम्ल, गैस इत्यादि। विषैले रसायन, जैसे कि पोटेशियम साइनाइड, सोडियम साइनाइड,
या हाइड्रोजन साइनाइड इत्यादि। ऑक्सीकरण या ऑक्सीडाइजिंग सामग्री जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट। विषैली गैसें मीन्स पॉइजनस गैसेज जैसे कि क्लोरीन, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। तो ज्वलनशील पदार्थ जिसमें पेंट, थिनर, पेट्रोबेस उत्पाद जैसे कि भी पेट्रोल, आपका डीजल इत्यादि इत्यादि। तो ये अलग अलग प्रकार के हैजार्डस केमिकल्स हो सकते हैं, सॉल्वेंट्स, विस्फोटक, विषैले रसायन या ऑक्सीडाइजिंग रसायन, पॉइजनस गैसेस और इन्फ्लेमेबल्स ज्वलनशील पदार्थ। तो ये विभिन्न प्रकार के रसायन हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं और मेजॉरिटी उसमें से हैजार्डस होते हैं। अभी हमारे शरीर में ये जो केमिकल्स है वो कैसे प्रवेश करते हैं, वो कैसे, तो उसके 5 मार्ग हैं। एक है एब्सॉर्प्शन या अवशोषण, मीन्स कुछ चीज हमारे स्किन पर गिर गई तो हमारी स्किन पोरस होती है, उसमें पोर्स होते हैं, छोटे छोटे अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। तो उसमें से वो केमिकल, लिक्विड केमिकल हो तो वो अंदर जा सकता है, हमारे स्किन के अंदर से, उसको परमिएशन बोलते हैं, परमिएशन ऑफ द फ्रॉम द स्किन, वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। हम सांस लेते हैं, सांस तो रुकती नहीं है, तो समझो कि कोई ऐसा जगह है कि जहां आजू बाजू में कुछ गैस फैला है, क्लोरीन फैला है या SO2 फैला हुआ है, तो ऑटोमेटिकली जब हम सांस लेते हैं तो हमारे सांस के द्वारा वो जो गैस है या जो फ्यूम है वो हमारे फेफड़ों तक पहुंच सकती है। मुंह से लेना मीन्स इंजेक्शन, अंतःकरण करना, कुछ हम चीज खाते हैं तो उसके साथ साथ हमारे हमारे हाथ समझो कि कॉन्टेमिनेटेड है, हमने कोई केमिकल का प्रयोग किया है, उसमें दस्ताने नहीं पहने हैं, हाथ से किया है, उसको धोया नहीं है और वही हाथ से हम कुछ खा रहे हैं, तो वो कंटेमिनेशन जो है वो हमारे मुंह से हमारे पेट में जा सकता है। इंजेक्शन जैसे जब कोई आदमी बीमार होता है तो उसको इंजेक्शन दिया जाता है, तो इंजेक्शन में क्या होता है, वो केमिकल्स ही होते हैं। तो इंजेक्शन के द्वारा भले वो अच्छे केमिकल हो, हमको ठीक करने के लिए हो, लेकिन इंजेक्शन के द्वारा भी ये चीजें हमारे शरीर में जा सकती है। और हमारे जो नाक के अंदर जो झिल्ली होती है, श्लेष्मा बोलते हैं या अंग्रेजी में उसको मिकस मेम्ब्रेन बोलते हैं, उसके द्वारा भी हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के रसायन प्रवेश कर सकते हैं। तो एक्सपोजर के ये 5 अलग अलग मार्ग है। अभी केमिकल का जो प्रभाव है, जो हानिकारक प्रभाव है, वो 2 टाइप के होते हैं, एक एक्यूट तीव्र और दूसरा क्रॉनिक और धीमा, इसको बोलेंगे। तो छोटी अवधि का प्रभाव की तीव्र शुरुआत के साथ सीमित अवधि सेकंड मिनट के एकल जोखिम को संदर्भित करता है। मीन्स एग्जाम्पल से आपको ये पता चलेगा कि समझो आप कोई एक अमोनिया की बोतल कैरी कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हो, लेबोरेटरी में समझो काम कर रहे हैं, और वो आपके हाथ में से नीचे गिरती है फिसल कर, तो क्या होगा, वो बोतल टूट जाएगी और बड़ी मात्रा में अमोनिया जो वायु है वो रिलीज होगा, बराबर है। वो रिलीज होगा तो क्या होगा, आपके श्वसन द्वारा आपके नाक से आपके फेफड़ों तक जाएगा, इतना क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। आपके जो आंख है उसको लगेगा तो आपके आंख से पानी आना चालू होगा, इरिटेशन होगा, आंखें लाल हो जाएगी और आपको बड़ी जोर से खांसी आना चालू हो जाएगा, बराबर है। तो ये क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं तीव्र या एक्यूट एक्सपोजर, बहुत छोटी अवधि में बहुत ज्यादा एक्सपोजर, हाँ, सो दैट इज कॉल्ड एज एक्यूट। तो उसके प्रभाव क्या होते हैं कि आंख और त्वचा में जलन हो सकता है, श्वसन संबंधी जलन हो सकता है, जो हमने अभी एग्जाम्पल में देखा। उदाहरण अमोनिया, सॉल्वेंट्स, फॉर्माल्डिहाइड, रेनिटिडाइन, ये सब जो है उसको हम एक्सपोजर करेंगे ज्यादा मात्रा में तो बहुत बड़ा दुष्परिणाम एक्यूट एक्सपोजर से हो सकता है। अभी क्रॉनिक एक्सपोजर का मतलब क्या है कि लंबी अवधि का, दिनों, महीनों, वर्षों की अवधि में लंबे समय तक बार बार होने वाला एक्सपोजर। मीन्स एक्सपोजर बार बार है, वन टाइम नहीं है, लेकिन वो कम मात्रा में है या खुराक अपेक्षाकृत हानिकारक होते हैं जब तक के लंबे समय तक दोहराया न जाए।
अभी उसका एग्जाम्पल से हमको समझना और आसान होगा कि जैसे भी हम तंबाकू का सेवन करते हैं या सिगरेट पीते हैं, तो वो क्या है कि दिन में हम 5 सिगरेट पिए, 10 सिगरेट पिए और सालों तक हम सिगरेट पीते हैं, तो उसका क्या होगा? आपके फेफड़ों पर असर होगा। आपको पता है कि आजकल सिगरेट के पैक कर भी वो एक संदेश होता है कि भाई सिगरेट पीना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि लंबे समय तक धीरे 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 वो आपके फेफड़ों पर प्रभाव कर सकता है और आपको कैंसर भी हो सकता है। तो आप समझो कि काम करते हैं, जहाँ वो काम जहाँ करते हैं उसमें कुछ अलग अलग पॉइजनस चीजें हैं, उससे आपका एक्सपोजर है, तो और वो लेकिन कम है, तो वो कम भी समझो कि भी बहुत लंबे समय तक चलेगा, तो उसका भी बहुत आपके शरीर पर असर हो सकता है। अभी और उदाहरण के तौर पर समझो कि कोई ऐसे एरिया है जहां शोर ज्यादा होता है, नॉइज ज्यादा होता है, से 90 डेसिबल के आसपास होता है, थोड़ा सा कम या कुछ ज्यादा हो सकता है, और ये एक्सपोजर आप सालों तक वहां काम कर रहे हैं, तो क्या होगा? कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद आपकी जो श्रवण करने की जो आपकी ये है सक्षमता है, वो कम हो सकती है। हियरिंग लॉस जिसको बोलते हैं, बहरापन आ सकता है आपको। या आप समझो कि कोई कोल माइन में काम कर रहे हैं, महीनों तक, दिन, वर्षों तक काम कर रहे हैं, तो आपको वो कोल डस्ट है, जैसे क्वेरी का भी मैंने एग्जांपल दिया कि क्वेरी में काम करते हैं, तो वो जो डस्ट होती है, वो डस्ट को आप कंटिन्यूअसली एक्सपोज हो रहे हो, तो इसके हिसाब से भी आपके शरीर पर उसका असर हो सकता है। तो ये जो क्रॉनिक एक्सपोजर है, वो क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं? कैंसर है, हृदय रोग है, सेंसिटाइजेशन ऑफ योर स्किन है, वो हो सकता है। उसके उदाहरण हमने दिए, धूम्रपान, कोयला खदान की धूल, स्टेरॉइड्स जो आप लेते हैं लंबे समय तक, रेनिटीडाइन से आपका एक्सपोजर है लंबे समय तक, तो वो हानिकारक प्रभाव हो सकता है। तो मुझे लगता है आपके समझ में आया कि भाई एक्यूट एक्सपोजर क्या है, क्रॉनिक एक्सपोजर क्या है, उसके अलग अलग प्रभाव क्या है और उसके उदाहरण क्या है। रसायनों के समूह और शरीर पर उनकी क्रिया। तो रसायनों के कुछ समूह होते हैं जो हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों पर प्रभाव डालते हैं। तो कुछ रसायन ऐसे होते हैं कि श्वसन और आंखों में जलन पैदा करते हैं। कुछ रसायन फेफड़ों को प्रभावित करने वाले होते हैं। कुछ रसायन रक्त प्रणाली को प्रभावित करने वाले होते हैं। कुछ रसायन अपनी नर्वस सिस्टम में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, तो वो हो सकते हैं, वो या डिप्रेसेंट हो सकते हैं। कोई है जो कार्सिनोजेनिक हो सकते हैं, जैसे उसको उसमें से बोलते हैं कि कैंसर हो सकता है। कोई करोजिव हो सकते हैं, जैसे कोई एसिड्स होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, या आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है? ये करोजिव रसायन है। कुछ रसायन होते हैं वो लीवर को आपके प्रभावित करते हैं, कुछ किडनी को प्रभावित करते हैं। तो हर रसायन, हर जो हमारा अंतर्गत जो ये है उस पर प्रभाव नहीं डालता, लेकिन वो अलग अलग जगह पर प्रभाव डालता है। कुछ किडनी पर डालते हैं, कुछ लीवर पर डालते हैं, कोई हमारे फेफड़ों पर डालते हैं, कोई कोई त्वचा को प्रभावित करता है, कोई प्रजनन प्रणाली को प्रभावित करता है, और कुछ होते हैं वो आपको चोक करते हैं, मीन्स आपका जो श्वास है वो लेने में आपको दिक्कत होती है। वो रासायनिक श्वासावरोधक भी हो सकते हैं या सिंपल या सरल श्वासावरोधक भी हो सकते हैं। उसको एस्फाइजियांग्स बोलते हैं इंग्लिश में। अभी हमने एक्सपोजर देखा, एक्यूट और क्रॉनिक, तो उसकी सीमा क्या होनी चाहिए? उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट बोलते हैं उसको, थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू क्या होनी चाहिए? यह हमें सीमा देता है कि श्रमिकों के स्वास्थ्य पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव के बिना किस हद तक विषाक्त पदार्थ की उपस्थिति की अनुमति दी जा सकती है। मीन्स हम ऐसी जगह पर काम कर रहे हैं कि जैसे एक एग्जांपल है कि अमोनिया का ये हो रहा है, इवॉल्वमेंट हो रहा है, या सल्फर डाइऑक्साइड का इवॉल्वमेंट हो रहा है, तो वो तो होना है क्योंकि वो प्रोसेस का भाग है। लेकिन वो आदमी कितना समय तक वो वातावरण में रह सकता है, और वो वातावरण में वो जो विषाक्त पदार्थ है उसकी मर्यादा क्या है, उसका प्रेजेंस कितना है,
वो ज्यादा होगा तो इफेक्ट ज्यादा होगा, वो कम होगा तो इफेक्ट कम होगा। तो कितनी हद तक वो परमिसिबल है, उसकी हम अनुमति दे सकते हैं कि हाँ, कि इतनी उसकी ये है कंसंट्रेशन है, तो यहां तक हम काम कर सकते हैं। कंसंट्रेशन उससे ज्यादा हो जाएगा तो हम वो एरिया में, वो वातावरण में काम नहीं कर सकते। तो फैक्ट्री अधिनियम 1948 की धारा 41F, इसमें दूसरी अनुसूची है जिसको ये बोलते हैं, उसके तहत हम देखेंगे, समझो कि हम पढ़ेंगे वो शेड्यूल 2 जिसको बोलते हैं, वो हम पढ़ेंगे तो उसमें हमें पूरा गाइडेंस दिया है कि कुछ कुछ केमिकल की कितनी सीमा होनी चाहिए। और टीएलवी टीडब्ल्यूए, उसका मीन सामान्य 8 घंटे के कार्य दिवस और 40 घंटे के कार्य सप्ताह के लिए समय भारित औसत एकाग्रता, तो टाइम वेटेड एवरेज अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं, तो वो कितना होना चाहिए। मीन्स कभी कभी क्या होता है कि कभी प्रोसेस जो फास्ट चल रही है और प्रोसेस का कुछ एक अलग समय होता है कि जिसमें वो कुछ फ्यूम्स बाहर आ रही है। पूरे समझो कि 1 घंटा प्रोसेस चली तो 1 घंटे में फ्यूम्स नहीं आएगी, उसमें कुछ 5 या 10 मिनट के लिए फ्यूम्स आएगी, बराबर है। तो एवरेज दिन में समझो कि 4 बार आप प्रोसेस करते हैं तो 4 बार निकलेगी वो फ्यूम बाहर। तो 8 घंटे का आपका जो कार्य समय है और या इसमें 40 या 48 घंटे का कार्य सप्ताह जो है, तो उसमें आपका जो एक्सपोजर है तो कभी थोड़ा ज्यादा हो सकता है, कभी कम हो सकता है। तो उसकी एवरेज क्या है, टाइम वेटेड एवरेज क्या है, उसकी समय भारत औसत एकाग्रता क्या है, जिससे लगभग सभी श्रमिकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना दिन प्रतिदिन बार बार संपर्क में आना पड़ सकता है। तो बार बार एक्सपोजर हो सकता है, लेकिन जो हम लिमिट में है उसकी मात्रा कम है, उसका टाइम एवरेज जो है वो कम है, तो वहां तक हम वो एरिया में, वो वातावरण में काम कर सकते हैं। उससे ज्यादा हो तो हम काम नहीं कर सकते। इसके लिए उसको थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू, थ्रेशोल्ड सीमा मान ऐसा कहा जाता है। और टीएलवी एसटीएल, तो वो एक्यूट एक्सपोजर के लिए ये बात है कि एक बार एकदम ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो, अधिकतम सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन, जिसके संपर्क में श्रमिक बिना किसी कष्ट के लगातार 15 मिनट तक रह सकता है। मैंने जैसे बोला कि प्रोसेस है, प्रोसेस में कोई ऐसा 5 या 10 मिनट का समय है, मैं उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में फ्यूम्स बाहर आ रही है, बहुत ज्यादा मात्रा में, तो उसका समय मैक्सिमम कितना होना चाहिए, तो वो 15 मिनट है कि 15 मिनट तक मैक्सिमम हम ज्यादा कंसंट्रेशन में रह सकते हैं, उससे ज्यादा समय के लिए नहीं रख सकते। और दूसरा उसका जो ये है सिम्टम है कि आपको समझो जलन होने लगेगा और आपके टिश्यूज में परिवर्तन आना चालू होगा या आपके ब्रेन पर उसका इफेक्ट होना चालू होगा, तो भी उससे ज्यादा ये लिमिट है कि आपको ऐसा लगे कि अभी मेरे आंखों की जलन हो रही है, तो वहीं तक आप एक्सपोजर सहन कर सकते हैं, उसके आगे आप एक्सपोजर सहन नहीं कर सकते हैं। जो कॉन्सेंट्रेटेड एक्सपोजर है या एक्यूट एक्सपोजर है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। बशर्ते कि एक्सपोजर अवधि के बीच कम से कम 60 मिनट के साथ प्रतिदिन 4 बार, मीन्स जैसे कि 15 मिनट तक आप एक्सपोजर हुआ है तो अगला जो एक्सपोजर है आपका 15 मिनट का, उसमें कम से कम 60 मिनट का अंतर होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा दिन में 4 बार ऐसा एक्सपोजर की अनुमति है, इससे ज्यादा की अनुमति नहीं है। और बशर्ते कि दैनिक टीएलवी टीडब्ल्यूए भी अधिक न होना चाहिए। मीन्स आपका जो हमने देखा जो क्रॉनिक एक्सपोजर है उसके बारे में, जो टीएलवी टीडब्ल्यूए की भी हमने चर्चा की लास्ट स्लाइड में, तो वो भी एक्सीड नहीं होना चाहिए। मीन्स ये तो नहीं होना चाहिए टीएलवी एसटीएल जिसको बोलते हैं, वो जो मर्यादा दी उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए और उसके साथ साथ में टीएलवी टीडब्ल्यूए भी अधिक नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए अमोनिया की सीमा क्रमशः 25 ppm और 35 ppm, मीन्स टीएलवी टीडब्ल्यूए 25 ppm है और टीएलवी एसटीएल 35 ppm है। और क्लोरीन के लिए टीएलवी टीडब्ल्यूए 1 ppm है और टीएलवी एसटीएल 3 ppm है। अभी लक्षित अंग क्या है, जो टारगेटेड ऑर्गन बोलते हैं, तो जैसे हमने देखा कि अलग अलग रसायन अलग अलग ऑर्गन को टारगेट करते हैं, कोई किडनी को करते हैं, कोई फेफड़ों को करते हैं, कोई लीवर को करते हैं।
तो एक बार शरीर में कुछ सामग्रियों के खतरनाक घटकों के रक्त प्रवाह में लक्षित अंगों तक ले जाया जा सकता है। तो हमने एक्सपोजर के मार्ग देखे, 5 जो है, तो उसमें से वो हमारे शरीर में जाता है, वो शरीर में जाने के बाद में हमारे ब्लड में जाता है, और ब्लड से प्रवाहित होते होते वो हमारे जो टारगेटेड ऑर्गन है उसके ऊपर जा सकता है। यदि शरीर इन सामग्रियों से उतनी जल्दी निपट नहीं रहा है, हमारे शरीर का जो एक्सक्रीशन सिस्टम है, जैसे हम पेशाब करते हैं या झाड़ा होता है, उसमें से क्या होता है, हमारे शरीर में जो वेस्ट होता है वो बाहर निकलता है, या किडनी हमारी फिल्ट्रेशन का काम करती है, हमारे जो ब्लड में जो भी कुछ खराबी हो, जो भी कंटेमिनेशन हो, उसको फिल्टर करने का काम कौन करता है, तो किडनी करती है। तो वो समझो कि उसका जल्दी निपटारा नहीं हो तो क्या होगा, वो जो पदार्थ है उसका संचयन होना चालू होगा। हाँ, उसको बोलते हैं हम बॉडी बर्डन। इट विल स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग ऑन दैट पर्टिकुलर ऑर्गन। जो किडनी को इफेक्ट करते हैं वो किडनी में अक्यूमुलेट होना चालू हो जाएंगे, जो फेफड़ों में को प्रभावित करते हैं वो फेफड़ों में एक्यूमुलेट होना चालू हो जाएंगे। तो इसको हम बॉडी बर्डन बोलते हैं। शरीर में अवधारण का समय पदार्थ के आधार पर मिनटों से लेकर कई वर्षों तक कुछ भी हो सकता है। तो कभी कभी क्या हो सकता है कि उसका जो, जैसे ये बॉडी बर्डन चालू हो गया, उसका एक्यूमुलेशन चालू हो गया, तो वो कभी कभी बहुत जल्द भी प्रभाव दिखा सकता है, और कभी कभी कुछ सालों के बाद में भी प्रभाव आ सकता है। मीन्स एक्यूमुलेशन हो रहा है धीरे धीरे, एक लिमिट हो जाएगी, उसके बाद में समझो 1 साल के बाद, 2 साल के बाद भी उसका प्रभाव दिखना चालू होगा, या कभी कभी 4 दिन में या 8 दिन में भी देखना चालू हो जाएगा। तो हमने केमिकल या रासायनिक खतरों के बारे में बात की। अभी हम जैविक खतरों के बारे में बात करेंगे। ये कार्यस्थल पर श्रमिकों के संक्रमण और परजीवी एजेंटों जैसे कीड़े, बैक्टीरिया, वायरस, कवक या फंगस, परजीवी, पैरासाइट्स आदि के संपर्क में आने का परिणाम है। आपको कुछ इन्फेक्शन हो सकता है। उनके खाद्य प्रसंस्करण मीन्स फूड ट्रीटमेंट, मांस प्रसंस्करण जैसे कि मीट प्रोसेसिंग, चमड़ों के कारखाने, टैनरीज, या लाइव कल्चर को संभालने वाली प्रयोगशालाएं, या जीवित बैक्टीरिया व वायरस के साथ टीके बनाने वाली, जिसको वैक्सीन बोलते हैं, कंपनियों जैसी गतिविधियों में मौजूद होने की संभावना है। तो बायोलॉजिकल और या जैविक खतरे कहाँ हो सकते हैं? ये सब जो चीजें हमने अभी बताई कि फूड प्रोसेसिंग, मीट प्रोसेसिंग, टैनरीज, या जो लेबोरेटरीज होते हैं जिसमें लाइव कल्चर यूज होते हैं, या जहाँ टीके बनते हैं, ऐसी जो गतिविधियां हैं वहां जैविक खतरे होने की संभावना है। यह दूषित पेयजल और भोजन के माध्यम से भी हो सकता है। तो आपको कुछ खराब पानी पी लिया, कुछ खराब खाना खा लिया, तो भी आपको फूड पॉइजनिंग हो सकता है या कोई अन्य बीमारी हो सकती है। यह औद्योगिक उपयोग के पानी, विशेष रूप से कूलिंग टावरों और संबंधित पाइपलाइनों और अन्य जल प्रणालियों में विकसित, जैसे लिजियोनेला बैक्टीरिया जो ठंडे प्रदेश होते हैं उसमें हो सकता है, या कुछ शैवाल या अलगी भी उसमें डेवलप हो सकते हैं। बायोहजार्ड किसी व्यक्ति में सांस लेना, अंतःग्रहण, इंजेक्शन या शारीरिक संपर्क के माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है। तो जिसको कंटेमिनेशन होता है, जिसको इन्फेक्शन बोलते हैं, तो वो हमारे सांस के द्वारा भी अंदर आ सकते हैं, या खाने में आ सकते हैं, या इंजेक्शन दिया गया गलत तो भी हो सकता है। उसका नियंत्रण कैसे करें जैविक खतरे का? कि जैसे कि टिटनस है, पीला बुखार है, येलो फीवर, डिप्थीरिया है, एंथ्रैक्स के खिलाफ जैव खतरों के साथ काम करने वाले लोगों के लिए टीकाकरण अनिवार्य रूप से महत्वपूर्ण होता है। टीकाकरण की जो कितना इंपॉर्टेंस है हमने देखा, बीच में कोरोना की जो बीमारी आई उसमें बहुत बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन का काम हुआ। तो वो रोकना है तो उसको आपको टीका लेना पड़ेगा जो अवेलेबल है। तो चिकित्सा निगरानी और स्थायी चिकित्सा रिकॉर्ड रखना, जहां संक्रामक एजेंटों के साथ काम चल रहा हो वहां खाना पीना, धूम्रपान करना, तंबाकू चबाना प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। जहां कंटेमिनेशन हो सकता है तो वहां ये चीजें, जैसे वो वही जगह पर खाना खाया, वहीं पानी पिया, वहीं तंबाकू चबाया, ये नहीं होना चाहिए।
फर्श, कार्य बेंच जहां संक्रामक एजेंटों को उपयुक्त रोगाणुनाशक से कीटाणु रहित किया जा सकता है, तो आपको उसको पूरा डिकॉन्टेमिनेशन करना है, साफ सफाई रखनी है। और वो जो प्रॉपर ये होते हैं क्लीनिंग एजेंट होते हैं, उससे पूरी जगह पर आपके जहां पर आप काम कर रहे हैं जो फर्श है उसको बार बार क्लीन किया जाना चाहिए। निपटान से पहले सभी दूषित कॉन्टैमिनेटेड कचरे को डिकॉन्टैमिनेट किया जाना चाहिए। तो जैसे बायोमेडिकल वेस्ट है या अन्य कोई बायो वेस्ट है, तो उसको क्या करना है, उसको डिस्पोज करना है। उसके पहले उसको पूरी तरह डिकॉन्टैमिनेट करना है, उसके बाद में ही उसका आपको डिस्पोजल करना है। तो दोस्तों, ये संभाषण में हमने कुछ हद तक केमिकल खतरे और जो जैविक खतरे हैं उसके बारे में बात की। तो आगे भी देखते रहे। आप प्रवचन 5 या संभाषण 5 पर स्विच करें। उसमें हम ये सब जो हमने अभी तक खतरे देखे, वो खतरों पर नियंत्रण कैसे पाया जाए उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये संभाषण देखने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलना। फिर से एक बार धन्यवाद। शुभ दिन।